क्या आप गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि ज्ञान का अड्डा यूट्यूब चैनल आपको दे रहा है फ्री ऑनलाइन क्लासेज। आरपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक, पुलिस, पटवार, 8th, 10th एंड 12th की घर बैठे करें तैयारी। बेस्ट फैकल्टी के साथ अभी सब्सक्राइब करें ज्ञान का अड्डा यूट्यूब चैनल को और नए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान का अड्डा पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम स्टार्ट कर चुके हैं साइंस को, जनरल साइंस को। हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी, और बायोलॉजी में हमने 2 पार्ट कर लिए हैं। जैसा कि आपको मैंने पिछले पार्ट में बताया था कि हम कोशिका के बारे में पढ़े थे, है ना, कोशिका क्या है उसके बारे में पढ़े थे। फिर आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है कोशिका के भाग। मैंने आपको बताया था कोशिका के 2 भाग होते हैं, या फिर हम जीव द्रव्य की चर्चा कर रहे थे, और जीव द्रव्य के 2 भाग मैंने आपको बताया था। जीव द्रव्य, देखिए, मैंने आपको पहले तो बताया था कोशिका क्या है। पहले मैंने आपको बताया कोशिका क्या है, पहले मैंने आपको बताया कोशिका क्या है। उसके बाद मैंने आपको बताया कोशिका के भाग। इसके 2 भाग थे। कितने भाग थे इसके? 2 भाग। एक तो था कोशिका भित्ति, एक तो था कोशिका भित्ति, और दूसरा जो भाग था ना, वो था हमारा जीव द्रव्य। दूसरा भाग क्या था? जीव द्रव्य का था। तो हम कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ चुके थे। फिर हमने जीव द्रव्य को स्टार्ट किया था, और जीव द्रव्य में 2 भाग थे। एक था कोशिका द्रव्य। जीव द्रव्य में 2 भाग थे, एक तो था कोशिका द्रव्य, और दूसरा भाग क्या था? केंद्रक का, है ना। तो आज हम इसको पढ़ने वाले हैं। आज हम किसको पढ़ने वाले हैं? कोशिका द्रव्य को पढ़ने वाले हैं। कोशिका द्रव्य क्या है, इसमें क्या क्या पाया जाता है, ये सारी चर्चा आज हम करेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम राकेश सिहाग है, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान का अड्डा पर। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन को प्रेस करोगे, और वीडियो को लाइक करके शेयर भी अपने दोस्तों तक करोगे। दोस्तों, इस चैनल पर आपको, या इस क्लास में आपको मैं स्टार्टिंग यानी 0 लेवल से लेकर हाई लेवल तक, एसएससी सीजीएल तक की मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगा। बस आप 2-3 क्लास का वेट और करो, उसके बाद आपको खुद महसूस होगा भी हाँ, कुछ ना कुछ कंटेंट में दम है। पहली क्लास में पता नहीं चलता, दूसरी में भी नहीं चलेगा, लेकिन आज की जो क्लास होगी ना, उसमें आपको पता चलेगा कि कितना जबरदस्त कंटेंट मैं आपको देने वाला हूं, पूरा जबरदस्त तरीके से। दोस्तों, एक हम एक सीरीज वाइज चलेंगे। पहले हम एक टॉपिक करेंगे पूरा कंप्लीट, उसके बाद उससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो करेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं। जैसे एसएससी सीजीएल की बात करें, सीपीओ की बात करें, आरआरबी एनटीपीसी की बात करें, या किसी भी प्रकार के अन्य एग्जाम की बात करें जिनमें क्वेश्चन आए हुए हैं, वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। इस पार्ट या इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको करवाऊंगा। इस प्रकार से हम टॉपिक वाइज टॉपिक करते चलेंगे। इंटरेस्ट आपको आने वाला है, वीडियो को आप लाइक पहले ही करेंगे और फिर वीडियो को देखना स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? आज पढ़ने वाले हैं कोशिका द्रव्य के बारे में। किसके बारे में? कोशिका द्रव्य के बारे में। तो जैसे जैसे मैं आपको करवा रहा हूं वैसे वैसे आप लिख लीजिए। आपके नोट्स इतने शानदार तैयार हो जाएंगे कि आपको कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं आपको बार बार बोलता हूं, कहीं आपको दूसरी जगह पढ़ने की आवश्यकता नहीं है साइंस को। बस आप यहां पर पढ़ो, दमदार तरीके से पढ़ो, अद्भुत तरीके से पढ़ो। पढ़ाने का काम मेरा है। अगर मेरे पढ़ाने में कोई कमी आए तो मेरे को बोल सकते हो अच्छे से, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कोशिका द्रव्य के बारे में। किसके बारे में? कोशिका द्रव्य के बारे में। कोशिका द्रव्य। दोस्तों, मैंने कल जो आई थी ना क्लास, उसमें मैंने आपको बताया था जीव द्रव्य के बारे में। जीव द्रव्य को हेक्सले नाम के व्यक्ति ने क्या कहा था? जीवन का भौतिक आधार बताया था। यह बात मैंने आपको बताई थी। और जीव द्रव्य का भाग है कोशिका द्रव्य। जीव द्रव्य के 2 भाग थे, एक था केंद्रक और एक था कोशिका द्रव्य। हम पहले किसको पढ़ेंगे? हम पहले कोशिका द्रव्य को पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, दमदार तरीके से। चलिए बात करते हैं कोशिका द्रव्य है क्या और इसमें क्या क्या पाया जाता है। अगर बात करें कोशिका द्रव्य की, तो ये कोशिका द्रव्य होता क्या है, कहां पाया जाता है ये कोशिका द्रव्य? तो ध्यान रखना है आपको अच्छे से कि हमारी जो कोशिका है, कोशिका में केंद्रक तथा प्लाज्मा झिल्ली के मध्य का भाग जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। समझना इस बात को। कोशिका में केंद्रक और प्लाज्मा झिल्ली के बीच का जो भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कोशिका द्रव्य। क्या कहते हैं? उसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। बहुत अच्छे से यह बात आपको ध्यान रखनी है ना, बहुत अच्छे से ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए, बात आती है कि केंद्रक कहां होता है। मान लो ये कोशिका है पूरी, मान लो ये पूरी कोशिका है,
और बीच में ये केंद्रक है, ये तो क्या है, केंद्रक है, ये तो कोशिका का केंद्रक है, ठीक है। और मान लो ये कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली है, क्या है, प्लाज्मा झिल्ली। और मान लो ये कौन सी, अब आपको मैं कह दूं कि बताइए ये किस प्रकार की कोशिका है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं ये कौन सी कोशिका है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, गुरुजी ये तो कोशिका जंतु कोशिका है। भी पता कैसे चला जंतु कोशिका है ये, इसका पता कैसे चला, इसका पता हमें चलेगा कि अगर प्लाज्मा झिल्ली के चारों ओर आवरण और न पाया जाए, दूसरा आवरण और न पाया जाए, तो उसको हम जंतु कोशिका मानेंगे, क्योंकि जंतु कोशिका में केवल और केवल बाहर की जो परत होती है वो प्लाज्मा झिल्ली होती है। लेकिन यही अगर बात करते किसकी, यही अगर बात करते पादप कोशिका की, तो पादप कोशिका के चारों ओर एक झिल्ली और पाई जाती है, उस झिल्ली को बोलते हैं कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं, यानी एक परत और पाई जाती है उसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। अगर ये कोशिका भित्ति और होती तो ये क्या हो जाती, पादप कोशिका हो जाती। आपको तो ये ध्यान रखना है कि ये कोशिका द्रव्य क्या है, कोशिका द्रव्य केंद्रक और प्लाज्मा झिल्ली के मध्य का भाग, यानी प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक के बीच का ये जो भाग है, ये वाला भाग, ये भाग क्या कहलाता है, ये भाग कहलाता है कोशिका द्रव्य। क्या कहलाता है, कोशिका द्रव्य कहलाता है। ये बात आपको याद हो जाएगी अच्छे से। यानी केंद्रक और प्लाज्मा झिल्ली के मध्य का जो भाग होगा उसे हम क्या कहेंगे बाबू, उसे हम कहेंगे कोशिका द्रव्य। और कोशिका द्रव्य में पाया क्या जाता है, कोशिका द्रव्य में या फिर इस भाग में कोशिका के सभी आवश्यक अंग पाए जाते हैं, कोशिका के सभी आवश्यक अंग पाए जाते हैं, सभी आवश्यक अंग पाए जाते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है अच्छे से कि ये जो कोशिका द्रव्य का जो भाग होता है, इसमें कोशिका के जितने भी आवश्यक अंग होते हैं वो पाए जाते हैं। और इन आवश्यक अंगों को हम क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिकांग। क्या कहते हैं इसको, कोशिकांग कहते हैं, यानी कोशिका के अंग। क्या कहते हैं, कोशिका के अंग। तो कोशिका के अंग किस भाग में पाए जाते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो आपका आंसर क्या रहेगा, आपका आंसर रहेगा कोशिका द्रव्य। कहां पर पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं कोशिका के सभी आवश्यक अंग, जिनको हम बोलते हैं कोशिकांग। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अब हम चर्चा करते हैं कोशिकांग कौन कौन से होते हैं, कोशिकांग कौन कौन से होते हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले और एक नंबर पर जो हम चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करने वाले हैं अंतःप्रद्वीय जालिका के बारे में। किसके बारे में, अंतःप्रद्वीय जालिका के बारे में। हमारा जो पहला टॉपिक होगा कोशिकांग का वो क्या होगा, अंतःप्रद्वीय जालिका के बारे में होगा। और अब हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, अंतःप्रद्वीय जालिका के बारे में। तो बाबू मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से मैं आपको करवा रहा हूं उसी प्रकार से आप सीरीज वाइज पढ़ लीजिए, आपको कभी भी कोई टेंशन नहीं आएगी साइंस में, ये मैं आपसे दावा करता हूं, बार बार आपको बोल रहा हूं। इतना जबरदस्त मैं कंटेंट आपको देने वाला हूं। तो कोशिका द्रव्य के बारे में आपको दो बात ध्यान रखनी थी, जीव द्रव्य का भाग है, जीव द्रव्य के बारे में मैंने आपको कल पढ़ाया था। उसके बाद मैंने बताया कि कोशिका में केंद्रक और जो प्लाज्मा झिल्ली होती है उसके मध्य के भाग को हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। और इस भाग में कोशिका के क्या पाए जाते हैं, सभी आवश्यक अंग पाए जाते हैं। और उन सभी आवश्यक अंगों को क्या कहा जाता है, कोशिकांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोशिकांग कहा जाता है ना, कोशिकांग। और ये जो कोशिकांग है ये कई प्रकार के होते हैं। और सबसे पहले हम जो चर्चा करने वाले हैं वो किसके बारे में करने वाले हैं, अंतःप्रद्वीय जालिका के बारे में करने वाले हैं। तो आपका हेडिंग क्या रहेगा, अंतःप्रद्वीय जालिका। आपका हेडिंग रहेगा अंतःप्रद्वीय जालिका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अंतःप्रद्वीय जालिका के बारे में। इससे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और किस प्रकार से आपको याद रखना है, ये सारी झलक मैं आपको दिखलाने वाला हूं। सभी प्रकार की झलक मैं आपको दिखला दूंगा प्रत्येक टॉपिक के बारे में, है ना। आपके दिमाग में मैं चित्र सेट कर दूंगा, आपके दिमाग में मैं डायग्राम सेट कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप अच्छे से क्लास को देखो, लेकिन सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी मैं आपकी नैया पार लगा पाऊंगा और तभी मेरी नैया पार लग पाएगी। बस आपका काम है वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना प्यारा सा, और अपने दोस्तों को जोड़ना, ये आपका काम है। मैं मेरा काम बखूबी निभाऊंगा। मैं मेरे काम में कभी भी कतई बिल्कुल भी मतलब मैं मेरी बात से पीछे नहीं हटूंगा, पूरी साइंस में आपको करवाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं अंतःप्रद्वीय जालिका के बारे में। किसके बारे में, अंतःप्रद्वीय जालिका के बारे में। ये है क्या, ये है क्या, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए समझिए ध्यान से। सबसे पहली बात है कि ये एक क्या है, कोशिका का कोशिकांग है, यानी कोशिका का एक अंग है, इसको हम कोशिकांग बोलते हैं। पहली बात तो ये क्या है, एक प्रकार का कोशिकांग है। याद भी नहीं रखना है, ये आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी खोज किसने की थी। ये जो कोशिका है, ये मान लो कोशिका है हमारी, ये कोशिका है, इस कोशिका में यहाँ पर क्या केंद्रक और यहाँ पर क्या पाई जाती है, इस प्रकार से अंतःप्रद्वीय जालिका पाई जाती है। इस कोशिका के अंदर अंतःप्रद्वीय जालिका की खोज किसने की थी, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इसकी अगर खोज की अगर बात करें
इसकी खोज की थी पोर्टर नाम के व्यक्ति ने। किसने की थी? पोर्टर नाम के व्यक्ति ने। पोर्टर नामक व्यक्ति ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने, पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। यह बात आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखनी है मेरे दोस्त अच्छे से। पोर्टर नाम के वैज्ञानिक ने अंतः पृथ्वी जालिका की खोज की थी, एक नंबर बात। दूसरी बात आपसे पूछी जा सकती है कि यह है क्या, क्या काम करती है, इसका कार्य क्या है? तो ध्यान रखना है आपको अच्छे से, इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है कोशिका को मजबूती प्रदान करना, कोशिका को ढांचा, कोशिका को ढांचा व मजबूती प्रदान करना, व मजबूती प्रदान करना, मजबूती प्रदान करना। ये इसका क्या है? मुख्य कार्य है, महत्वपूर्ण कार्य है, मोस्ट इंपोर्टेंट इसका वर्क जो है ना वो क्या है? किसी भी कोशिका को ढांचा और मजबूती प्रदान करना। ढांचा प्रदान करने का मतलब किसी कोशिका को बनाने का काम भी किसको कौन होता है? किसका होता है? इसी अंतः पृथ्वी जालिका का होता है। मान लो ये कोशिका है, मान लो ये कोशिका, इस कोशिका को किसने बनाया है? इस कोशिका को अंतः पृथ्वी जालिका ने बनाया है। किसने बनाया है? अंतः पृथ्वी जालिका ने बनाया है। और मजबूती भी किसने प्रदान की है? अंतः पृथ्वी जालिका ने ही प्रदान की है। दो काम करती है ये, दो काम। एक काम ढांचा प्रदान करना, किसको? कोशिका को। दूसरा काम मजबूती प्रदान करना, किसको? कोशिका को। आई बात समझ में? बिल्कुल आई। इसीलिए इसका उपनाम रखा गया है, इसीलिए इसका उपनाम रखा गया है। वो नाम क्या है वो आपको ध्यान रखना है। इसका उपनाम क्या रखा गया है वो आपको ध्यान रखना है बाबू अच्छे से। देखिए, ये कोशिका को ढांचा प्रदान करती है और कोशिका को मजबूती भी प्रदान करती है। अब खुद सोच के देखो, हमारे शरीर को ढांचा प्रदान किसने कर रखा है? भाई मैं आपके सामने खड़ा हूं बिल्कुल, तो मेरे शरीर को जो ढांचा प्रदान किया है वो किसने किया? मेरे शरीर को बनाया किसने है? अब आप कहोगे आपके माँ बाप ने बनाया होगा। अरे वो तो बनाया है मेरे दोस्त, लेकिन बना किससे है? किससे बना है? ये मेरा जो पुतला खड़ा है ना तो आपके सामने, ये किसके द्वारा खड़ा है? ये ढांचा किसके द्वारा दिया गया है? मेरे हाथ अलग है, पैर अलग है, मुंह अलग है, इस प्रकार से किसने दिया है? ये हमारी हड्डियों ने दिया है। किसने दिया है? हड्डियों ने। यानी मेरा अलग अलग पार्ट है वो अपनी जगह एक जगह स्थिर रहता है। वो किसकी वजह से रहता है? वो रहता है कंकाल तंत्र की वजह से। किसकी वजह से? हड्डियों की वजह से, यानी कंकाल तंत्र की वजह से। इसीलिए कोशिका को ढांचा प्रदान करने का काम कौन करती है? अंतः पृथ्वी जालिका करती है। और हमारे शरीर को मजबूती प्रदान कौन करता है? हड्डियां करती हैं। भाई आपने यहां पर मेरे को मार दिया, नहीं लगी मेरे को, टूटा नहीं, इसका मतलब मेरी हड्डियों ने मेरे को क्या किया है? ढांचा, मतलब ढांचा प्रदान किया है और मजबूती भी प्रदान की है। इसी प्रकार से कोशिका को मजबूती और ढांचा प्रदान करने का काम अंतः पृथ्वी जालिका का होता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? कोशिका का कंकाल तंत्र कहा जाता है। कोशिका का कंकाल तंत्र, कोशिका का कंकाल तंत्र कहा जाता है। कंकाल तंत्र कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कोशिका का कंकाल तंत्र। ध्यान रखना, कोशिका का जो कंकाल तंत्र कहा जाता है वो कहा जाता है अंतः पृथ्वी जालिका को। किसको कहा जाता है? अंतः पृथ्वी जालिका को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो बात मैंने आपको बता दी, ये बात आपको समझ में आई होगी। अब बात करते हैं कि ये जो अंतः पृथ्वी जालिका होती है ये किसमें पाई जाती है और किसमें नहीं पाई जाती, ये बात भी आपसे पूछी जा सकती है। तो ध्यान रखोगे आप अच्छे से। ये जो अंतः पृथ्वी जालिका है यह यूकेरियोटिक कोशिकाओं में, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। ये आप बात अच्छे से ध्यान रखोगे। ये जो अंतः पृथ्वी जालिका है ये किस में पाई जाती है? ये यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। और यूकेरियोटिक कोशिकाएं कौन सी होती हैं? जिनमें केंद्रक उपस्थित हो, जिसमें केंद्रक होता है उससे हम क्या बोलते हैं? यूकेरियोटिक कोशिका बोलते हैं। और केंद्रक युक्त कोशिका में ही क्या पाई जाएगी? अंतः पृथ्वी जालिका पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी? अंतः पृथ्वी जालिका पाई जाएगी। लेकिन एक बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, किसमें नहीं पाई जाती? ये आरबीसी में नहीं पाई जाती है। आरबीसी का मतलब रेड ब्लड सेल, कहने का मतलब लाल रुधिर कणिका में ये नहीं पाई जाती है। ये बात आप अच्छे से याद रखोगे, स्टार लगा के लिख सकते हो। आरबीसी में अनुपस्थित होती है। आरबीसी में क्या होती है? अनुपस्थित होती है। आरबीसी में नहीं पाई जाती, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। यूकेरियोटिक का मतलब जिनमें केंद्रक उपस्थित होता है उसी में ही ये पाई जाती है, अन्यथा नहीं पाई जाती। आरबीसी में भी नहीं पाई जाती। याद आपको ये बात रखनी है और उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले डालिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट चर्चा करते हैं
किसके बारे में, अंतःपरद्वीय जालिका के बारे में। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका अच्छे से। हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं नेक्स्ट। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए बाबू ध्यान से, ये जो अंतःपरद्वीय जालिका है इसको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। कहने का मतलब अंतःपरद्वीय जालिका दो प्रकार की होती है बाबू, ध्यान से देखिए इधर। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। अगर प्रकार की चर्चा करते हैं तो कितने प्रकार की है? दो प्रकार की है। कितने प्रकार की है? दो प्रकार की। और वो दो प्रकार कौन कौन से हैं उनकी चर्चा करते हैं दोस्तों। दो प्रकार की है। एक प्रकार तो है चिकनी अंतःपरद्वीय जालिका, चिकनी अंतःपरद्वीय जालिका, चिकनी अंतःपरद्वीय जालिका। और दूसरी है खुरदरी अंतःपरद्वीय जालिका, चिकनी अंतःपरद्वीय जालिका। और दूसरी का नाम है बाबू, ध्यान रखना, खुरदरी, खुरदरी, खुरदरी अंतःपरद्वीय जालिका, अंतःपरद्वीय जालिका। ये दो भाग हैं, दो पार्ट हैं किसके? अंतःपरद्वीय जालिका के। अब इनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं चिकनी अंतःपरद्वीय जालिका के बारे में। किसके बारे में? चिकनी अंतःपरद्वीय जालिका के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए ध्यान से देखना इसको, मैं क्या बताने जा रहा हूं आपको। चिकनी अंतःपरद्वीय जालिका की अगर चर्चा करते हैं तो इस प्रकार की जो कोशिका होती है, इस प्रकार की जो अंतःपरद्वीय जालिका होती है, उसके ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाए जाते? राइबोसोम नहीं पाए जाते। ध्यान रखना, इसकी सतह पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं। इसीलिए इसकी सतह चिकनी होती है, इसलिए इसकी सतह चिकनी होती है, चिकनी होती है ना। आप चिकनी नाम से कहीं और अर्थ मत लगा लेना। चिकनी का मतलब इसके ऊपर ये क्या होती है? चिकना पदार्थ होता है, उसी प्रकार से चिकनी होती है। चिकनी आप कहीं वहां सोच ली, नहीं वो नहीं। चिकनी का मतलब यहां पर आप समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छे से, चिकनी होती है। रहेगी बात याद? बिल्कुल रहेगी। क्यों होती है चिकनी? क्योंकि इसकी सतह के ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाए जाते? राइबोसोम नहीं पाए जाते इसकी सतह के ऊपर, इसीलिए चिकनी होती है। इसीलिए क्या होती है? चिकनी होती है। अब ये जो चिकनी अंतःपरद्वीय जालिका होती है, इसका काम क्या होता है भाई? ये काम क्या करती है? इसका कार्य क्या है? इसका वर्क क्या है? इसका काम है वसा का क्या करना? संश्लेषण करना, लिपिड का संश्लेषण करना। अच्छे से समझना इस बात को। वसा या फिर लिपिड, वसा या फिर लिपिड का संश्लेषण करना, वसा या लिपिड का संश्लेषण करना, संश्लेषण करना, संश्लेषण करना। ध्यान रखना ये बात अच्छे से। हमारी कोशिका में वसा का संश्लेषण करने का काम किसका होता है? हमारी कोशिका में वसा का संश्लेषण करने का काम इसी चिकनी अंतःपरद्वीय जालिका का होता है। और वसा अपने आप में एक चिकनाई होती है, वसा अपने आप में एक चिकनाई होती है। तो आप रिलेशन से याद रख सकते हो, इसमें आप रिलेटेड कर सकते हो एक दूसरे से कि चिकनी मतलब चिकनी, वसा मतलब चिकनाई। तो चिकनाई चिकनी, चिकनाई चिकनी, यानी चिकनी अंतःपरद्वीय जालिका क्या काम करेगी? वसा यानी लिपिड का संश्लेषण करेगी। किसका संश्लेषण करेगी? लिपिड का ही संश्लेषण करेगी। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बात आपको याद रहेगी चिकनी अंतःपरद्वीय जालिका के बारे में। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेने में आप माहिर हो चुके हो, बहुत अच्छे से एक्सपर्ट हो चुके हो। बहुत अच्छी बात है, लेना भी चाहिए भाई, है ना, क्योंकि स्क्रीनशॉट लोगे तभी तो आपके नोट्स बन पाएंगे ना, अन्यथा नोट्स थोड़ी बन पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट चर्चा करते हैं इसके बारे में। दूसरी क्या है? खुरदरी अंतःपरद्वीय जालिका। किसकी बात करते हैं? खुरदरी अंतःपरद्वीय जालिका के बारे में चर्चा करते हैं। तो खुरदरी अंतःपरद्वीय जालिका की अगर चर्चा करें तो देखो, चिकनी के ऊपर क्या था? चिकनी के ऊपर राइबोसोम नहीं था, इसलिए वो चिकनी थी। तो इसके ऊपर ये खुरदरी है, इसका मतलब इसकी सतह के ऊपर क्या पाए जाएंगे? राइबोसोम पाए जाएंगे। सिंपल सी बात है, इसकी सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। इसलिए इसकी सतह क्या होती है? खुरदरी होती है।
इसकी सतह के ऊपर राइबोसोम पाए जाएंगे और उसके ऊपर नहीं पाए जाएंगे। दोनों बात आपको याद रखनी है और उम्मीद करता हूं ये बात आपको याद भी रहेगी अच्छे से। खुरदरी अंतःपर्दवीय जालिका, इसकी सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं, उसकी सतह पर राइबोसोम नहीं पाए जाते। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब इसका क्या काम है, ये भी तो कोई ना कोई काम करती है। बिल्कुल करती है भाई। ये क्या काम करती है, ये प्रोटीन का संश्लेषण करती है। प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण। तो प्रोटीन का संश्लेषण करने का काम होता है खुरदरी का, और वसा का संश्लेषण करने का काम किसका होता है, वसा का संश्लेषण करने का काम होता है चिकनी का। किसकी का, चिकनी चमेली, चिकनी, इसका भी चिकनी का। चलिए बहुत अच्छी बात है, आई बात समझ में, बिल्कुल आई। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिया होंगे। अब हम चर्चा करते इससे आगे, अब हम चर्चा करते इससे आगे अच्छे से। कोई डाउट हो तो बता दीजिए, अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट लग रहा है तो बता दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, अब बढ़ते हैं इससे आगे। देखिए ध्यान से, अब समझना है आपको अच्छे से इसके बारे में। एक बात आपको और ध्यान रखनी है अंतःपर्दवीय जालिका के बारे में। अंतःपर्दवीय जालिका के बारे में एक बात और ध्यान रखनी है, और वो बात क्या है, देखिए, यदि अंतःपर्दवीय जालिका रेखित पेशियों में पाई जाए तो उसको हम क्या कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, नोट लगा के लिख लीजिए, आपके दिमाग में छाप लीजिए, इसको दिमाग में इसको ऐड कर लीजिए अच्छे से। मैंने क्या बताया, यदि अंतःपर्दवीय जालिका, यदि अंतःपर्दवीय जालिका किसमें पाई जाए, यदि अंतःपर्दवीय जालिका रेखित पेशियों में पाई जाए, रेखित पेशियों में पाई जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, रेखित पेशियों में पाई जाए तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहा जाता है, तो उसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। रेटिकुलम कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी बच्चा, तभी याद होगी अच्छे से, और आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसे कहा जाता है, आप क्या कहोगे कि यदि अंतःपर्दवीय जालिका रेखित पेशियों में पाई जाए। हमारे शरीर में दो प्रकार की पेशियां पाई जाती, तीन प्रकार की, मिश्रित पेशियां, रेखित पेशियां, अरेखित पेशियां। कभी मैं आपको पढ़ाऊंगा पेशियां, तब मैं आपको पूरी डिटेल से ये बात बताने वाला हूं। अभी आपको ध्यान रखना है, रेखित पेशियों में अगर अंतःपर्दवीय जालिका पाई जाए तो उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या नाम होगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रखना है ये बात आप याद अच्छे से। चलिए, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया अंतःपर्दवीय जालिका का। किसका हो गया, अंतःपर्दवीय जालिका का हो गया। अब हम चर्चा करते हैं 2 नंबर, किसके बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया 2 नंबर हम चर्चा करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। किसके बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिकांग है, कोशिका का अंग है माइटोकॉन्ड्रिया। करता क्या है, किसने खोज की, क्या क्या नाम है, सब चर्चा करेंगे, सभी की सभी चर्चा करेंगे अच्छे से। धुआं कर देंगे किसको, साइंस का धुआं कर देंगे तो पढ़ोगे क्या, धुआं करना है, लेकिन उस धुएं को अपनी दिमाग में एडजस्ट कर लेना है, और उस धुएं को कभी भी बाहर नहीं निकलने देना है। धुआं करना है, लेकिन दिमाग में ऐड करना है, वापस से उस धुएं को वापस से सूंघना है, और कभी भी उसकी सुगंध जानी नहीं चाहिए अगर आपको सक्सेस होना है तो। चलिए, फालतू की बात छोड़ते हैं और बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। सबसे पहली बात आती है, खोज किसने की थी। खोज की थी इसकी 2 वैज्ञानिकों ने। किसने की थी, कितने वैज्ञानिकों ने, 2 वैज्ञानिकों ने। एक वैज्ञानिक का नाम था अल्टमैन और दूसरे वैज्ञानिक का नाम था कोलिंकर। 2 वैज्ञानिक थे, अल्टमैन और कोलिंकर। कब की थी, 1886 में। तो समझना भी बाबू, 1886 की बात है। 1886 में एक था अल्टमैन और दूसरा था कोलिंकर। दूसरे व्यक्ति का क्या नाम था, कोलिंकर। अल्टमैन और कोलिंकर दोनों ने मिलकर के इसकी क्या कर दी थी, खोज कर दी थी। इसको खोज डाला था 1886 में
अल्टमैन और कोलिंकर नाम के व्यक्ति ने, अल्टमैन और कोलिंकर नाम के व्यक्ति ने इसको खोज डाला था, जो आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, अल्टमैन ने इसको एक अलग नाम दिया है। अल्टमैन ने क्या नाम दिया है माइटोकॉन्ड्रिया को, तो ध्यान रखना, अल्टमैन ने नाम दिया है बायोप्लास्ट। क्या नाम दिया है? बायोप्लास्ट नाम दिया है। ये बात आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखनी है अच्छे से। यानी कहने का मतलब, क्वेश्चन आपसे पूछेगा माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट कहा जाता है, ये नाम किसने प्रतिपादित किया? तो ये नाम हमारे भाई साहब अल्टमैन ने प्रतिपादित किया था। माइटोकॉन्ड्रिया का बायोप्लास्ट नाम किसने दिया? अल्टमैन ने दिया। किसने दिया? अल्टमैन ने दिया। इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? अगर माइटोकॉन्ड्रिया नाम की अगर चर्चा करते हैं तो ये नाम दिया था बेंदा ने। किसने दिया था? बेंदा ने दिया था। बेंदा 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 ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। देखिए समझिए इस बात को, ये डाउट आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए। अल्टमैन ने खोज कर दी, अल्टमैन ने कोशिका के अंदर एक कोशिकाणु खोज डाला, उसका नाम दे दिया बायोप्लास्ट। क्या नाम दे दिया? बायोप्लास्ट। लेकिन उस बायोप्लास्ट को नाम दिया गया माइटोकॉन्ड्रिया। किसके द्वारा? बेंदा के द्वारा। बायोप्लास्ट सर्वप्रथम नाम किसके द्वारा दिया गया? अल्टमैन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? अल्टमैन के द्वारा दिया गया था। यह बात आपको याद रखनी है और मुझे पता है आपको याद रहेगी। इसके साथ साथ आपको एक बात और ध्यान रखनी है, एक फ्लेमिंग नाम का व्यक्ति था। फ्लेमिंग नाम का व्यक्ति था जिसने इसको फाइला कहा था। क्या कहा था? फाइला कहा था। भाइला नहीं, फाइला कहा था। फाइला कहा था। फाइला कहा था। भाइला क्या होता है? भाइला आप जानते हो? भाइला राजस्थान में तो जानते हैं बिल्कुल, अगर आप राजस्थान के तो आप जानते हो, है ना, और मेरी साइड के तो आप अच्छे से जानते हो। भाईला का मतलब होता है दोस्त। हमारे यहां दोस्त को भाईला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाईला। चलिए मैं आपको एक बात और बताता हूं, भाईला, भाईला किसको कहा जाता है? हमारे दोस्त को, हमारे फ्रेंड को भाईला कहा जाता है हमारे यहां पर। लेकिन इसको फाइला किसको कहा जाता है? फाइला कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। किसने नाम दिया था? फ्लेमिंग ने नाम दिया था। किसने नाम दिया था? फ्लेमिंग ने नाम दिया था। यह बात आपको ध्यान रखनी है कहीं ना कहीं। 3 नाम मैंने बता दिए, खोज मैंने बता दी, 4 बातें मैंने बता दी, आपको याद हो गई होंगी। अब इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं, एक कोशिका है, मान लो कोई एक कोशिका है, एक कोशिका में उपस्थित सभी माइटोकॉन्ड्रिया को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? कॉन्ड्रियोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉन्ड्रियोम कहा जाता है। कॉन्ड्रियोम क्या कहा जाता है? कॉन्ड्रियोम कहा जाता है। यह बात आप अच्छे से ध्यान रखोगे। क्या कहा जाता है? कॉन्ड्रियोम कहा जाता है ना। याद रहेगी बात, अच्छे से बिल्कुल रहेगी, मुझे पता है। यानी एक कोई कोशिका है, कोई भी कोशिका, मान लो ये कोशिका है, इस कोशिका में बहुत सारी क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया हैं। इन सभी माइटोकॉन्ड्रियाओं को सामूहिक रूप से हम क्या कहेंगे? कॉन्ड्रियोम कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉन्ड्रियोम कहेंगे। अच्छे से बात याद रखनी है, अच्छे से बात याद रखनी है। चलिए यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे चर्चा करते हैं। क्या बात है, बहुत इंटरेस्ट आ रहा है भाई आपको पढ़ा करके। अगर आप स्पोर्ट अच्छा करोगे तो और भी जबरदस्त पढ़ाऊंगा, इतना जबरदस्त पढ़ाऊंगा, इतना जबरदस्त पढ़ाऊंगा, इतना जबरदस्त पढ़ाऊंगा कि आपको साइंस याद हो जाएगी। घमंड नहीं है बच्चा, घमंड नहीं है, कंटेंट पर विश्वास है। ऐसा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा हर जगह, ऐसा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा हर जगह, इसलिए मैं आपको कहता हूं विश्वास करो, अच्छे से पढ़ो। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं इससे आगे, चर्चा करते हैं इससे आगे क्या पढ़ना है वो देखिए ध्यान से। एक बात आपको यह भी ध्यान रखनी है कि माइटोकॉन्ड्रियाओं की सर्वाधिक संख्या कहां पाई जाती है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया कौन सी कोशिका में सर्वाधिक पाए जाते हैं, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना, ऐसी कोशिका जिसमें उपापचयी क्रियाएं ज्यादा होती हैं, ऐसी कोशिका जिसमें उपापचयी क्रियाएं ज्यादा होती हैं, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है।
माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है, अधिक होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऐसी कोशिका जिसमें उपापचयी क्रियाएं ज्यादा होती हैं, उपापचयी क्रियाएं ज्यादा होती हैं, उन कोशिकाओं में क्या पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया सर्वाधिक यानी सर्वाधिक संख्या में पाया जाएगा। याद रखनी है बात अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। एक मैं आपको बताता हूं, माइटोकॉन्ड्रिया को का उपनाम क्या है, इसे और किस नामों से जाना जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को किस नामों से जाना जाता है, वो बात में मैं पढ़नी है। तो मैं आपको बता दूं, माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति ग्रह, माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति ग्रह किसका, कोशिका का शक्ति ग्रह, कोशिका का शक्ति ग्रह, कोशिका का शक्ति ग्रह, कोशिका का शक्ति ग्रह, पावर हाउस, पावर हाउस या फिर ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। कोशिका का शक्ति ग्रह पावर हाउस, कोशिका का शक्ति ग्रह पावर हाउस या फिर ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसका कारण भाई, इसका कारण क्या है, इस उपनामों का कारण भी आपको पढ़ना है। इसका कारण क्या, देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्कर के द्वारा, क्रेब्स चक्कर से, क्रेब्स चक्कर के द्वारा ऊर्जा का निर्माण, ऊर्जा का एटीपी के रूप में निर्माण होता है, एटीपी के रूप में निर्माण होता है, निर्माण होता है। अब देखिए भाई, जहां पर ऊर्जा बनेगी उससे तो हम पावर हाउस ही कहते हैं, तो यहां पर भी तो क्या बनती है, ऊर्जा ही बनती है। माइटोकॉन्ड्रिया में हमारी कोशिका के लिए ऊर्जा बनती है, पावर बनती है। किस चक्कर के द्वारा, क्रेब्स चक्कर के द्वारा। किसके रूप में बनती है, एटीपी के रूप में बनती है। एटीपी की फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है क्रेब्स चक्कर के द्वारा। कहां पर, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स चक्कर के द्वारा ऊर्जा का निर्माण एटीपी के रूप में होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ऊर्जा का पावर हाउस, शक्ति ग्रह या फिर ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है और बिल्कुल आपको ये बात रहेगी याद, मुझे पता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चर्चा करते हैं। यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, ले लिया स्क्रीनशॉट आपने, बहुत जल्दी करते हो भाई, बहुत जल्दी करते हो स्क्रीनशॉट लेने में, है ना। आप बहुत टैलेंटेड हो गए हो, आपका जो अंगुलियां है ना वो इसी पर चलती रहती हैं स्क्रीनशॉट लेने में, है ना। बहुत अच्छी बात है, सक्सेस होगे जल्दी, आप बहुत जल्द सक्सेस होगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि आप अच्छे से पढ़ने वाले बच्चे हो ना, इसलिए। चलिए बात करते हैं इससे आगे। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, वो दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। दोहरी झिल्ली का मतलब इसके चारों ओर 2 झिल्लियां पाई जाती हैं। इंपॉर्टेंट बात है, यह दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, यह दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, घिरा होता है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये दोहरी झिल्ली का मतलब 2 झिल्लियां होती हैं, इस प्रकार से 2 होती हैं। तो इसकी जो आंतरिक झिल्ली है ना, इसकी आंतरिक झिल्ली, इसकी आंतरिक झिल्ली के ऊपर क्या पाया जाता है, इसकी आंतरिक झिल्ली पर अंगुली के समान प्रवर्ध पाई जाती है। प्रवर्ध का मतलब उभार, प्रवर्ध का मतलब उभार होता है। इंपॉर्टेंट बात है ये, आंतरिक झिल्ली पर अंगुली नुमा प्रवर्ध, अंगुली नुमा प्रवर्ध। और इन अंगुली नुमा प्रवर्ध को क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है क्रिस्टी। क्या कहा जाता है, क्रिस्टी कहा जाता है, क्रिस्टी कहा जाता है। ये बात अच्छे से याद रहेगी आपको, मुझे पता है, मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूं, शॉर्ट में आप याद रखोगे और फिर इसका अच्छे से आप नोट्स बना लोगे। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, इसकी आंतरिक झिल्ली के ऊपर अंगुली के समान प्रवर्ध यानी उभार पाए जाते हैं, और उन अंगुली नुमा उभार को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। आई बात समझ में, बिल्कुल। आगे देखो, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर क्या भरा होता है, इसके अंदर भरा होता है एक सघन पदार्थ, इसके अंदर एक तरल सघन पदार्थ भरा होता है, उससे क्या कहते हैं, इसके अंदर भरे हुए सघन पदार्थ को, सघन
पदार्थ को, सघन पदार्थ को क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स कहा जाता है। मैट्रिक्स कहा जाता है। ये बात अच्छे से आपको याद रहेगी। इसके अंदर भरे हुए सघन पदार्थ को, यानी मान लो ये माइटोकॉन्ड्रिया इस प्रकार से, और इसके अंदर इस प्रकार से सघन पदार्थ, गाढ़ा पदार्थ भरा होता है, और उस गाढ़े पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। और इसी मैट्रिक्स भाग में क्रेब्स शक्कर संपन्न होता है। इसी मैट्रिक्स भाग में क्रेब्स शक्कर संपन्न होता है। क्रेब्स शक्कर संपन्न होता है। अब क्रेब्स शक्कर होता क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। चक्कर दो प्रकार के होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स शक्कर। ये मैं आपको कब बताऊंगा? ये जब मैं आपको श्वसन तंत्र का टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, तब बताऊंगा। श्वसन तंत्र के टॉपिक में ये आने वाले हैं, क्रेब्स शक्कर और ग्लाइकोलाइसिस शक्कर, दोनों शक्कर मैं आपको बता दूंगा। बिल्कुल भी टेंशन आपको नहीं लेनी है, ठीक है। तो क्रेब्स शक्कर के कहां पर संपन्न होता है? मैट्रिक्स में संपन्न होता है। ये बाद में भी बताऊंगा ये बात आपको अच्छे से। यहां तक आप इसको अच्छे से लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चर्चा करते हैं। चलिए, बिल्कुल ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए बच्चा ध्यान से अच्छे से। एक बात आपको और ध्यान रखनी है। देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ एक बात और ध्यान रखनी है, क्लोरोप्लास्ट के बारे में, हरित लवक के बारे में। किसके बारे में? क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक के बारे में। तो समझो, दोनों ये बात समझोगे अच्छे से। माइटोकॉन्ड्रिया व क्लोरोप्लास्ट बोले तो हरित लवक। इन दोनों के बारे में आपको एक बात ध्यान रखनी है, और वेरी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए जो केंद्रक होता है ना, केंद्रक के पास क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आरएनए और डीएनए पाया जाता है। ये बात मैं आपको केंद्रक वाले टॉपिक में बताऊंगा, लेकिन पहले समझ लो कि हमारा कोई भी कोशिका है, हमारी कोशिका है, तो ये मान लो केंद्रक है, तो इस केंद्र के अंदर क्या पाया जाएगा? डीएनए पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? डीएनए। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। और मान लो यहां पर क्या है? ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसी प्रकार से मान लो ये पादप कोशिका है, इस प्रकार से इसके चारों ओर है, और ये मान लो पादप कोशिका है। तो पादप कोशिका में तो हरित लवक भी पाया जाता है। ये हमारा मान लो हरित लवक है, क्लोरोप्लास्ट है, और ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। अब दोनों के बारे में समझना आपको अच्छे से, दोनों के बारे में समझना है। मैंने क्या बताया? केंद्रक के अंदर डीएनए पाया जाता है, केंद्रक के अंदर डीएनए पाया जाता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दो ऐसे अंग हैं जिनके पास इस केंद्रक के डीएनए के अलावा स्वयं का डीएनए पाया जाता है। तो समझना इस बात को, केंद्रक के डीएनए के अलावा, स्वयं का डीएनए पाया जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि निम्न में से उस अंग का नाम बताइए जिसमें स्वयं का डीएनए पाया जाता है। ऑप्शन में आपको या तो माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा या हरित लवक मिलेगा। अगर दोनों मिलेगा तो तीसरा ऑप्शन आपको मिलेगा दोनों। आपको ध्यान रखना, हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों एक ऐसे मतलब कोशिकांग हैं जिनमें कोशिका के केंद्रक के डीएनए के अलावा खुद का डीएनए यानी स्वयं का डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्वयं का डीएनए पाया जाता है। और इनकी जो आनुवंशिकता जो नियंत्रित होती है, वो किसके द्वारा होती है? स्वयं के डीएनए के अलावा। ये बात भी ध्यान रखना है, इनकी आनुवंशिकता स्वयं के डीएनए के द्वारा होती है। इस क्रिया को क्या कहा जाता है? इस क्रिया को कहा जाता है कोशिका द्रव्य आनुवंशिकता। किसे क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव्य आनुवंशिकता होती है, इसे कोशिका द्रव्य आनुवंशिकता कहा जाता है। कोशिका द्रव्य आनुवंशिकता कहा जाता है, कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी अच्छे से। कोशिका द्रव्य आनुवंशिकता किसे कहा जाता है? कि ये जो डीएनए ये जो होता है ना, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट,
इनकी जो आनुवंशिकता, आनुवंशिकता का मतलब ये अपना लक्षण अगली पीढ़ी में भेजते हैं, वो इस डीएनए के द्वारा नहीं भेजते, अपने डीएनए के द्वारा भेजते हैं। यानी माइटोकॉन्ड्रिया अपनी जो प्रतिकृति भेजता है, अपनी जो फोटोकॉपी भेजता है अगली कोशिका में या फिर अगली संतान में, तो वो इस डीएनए के द्वारा नहीं भेजता, वो अपने डीएनए के द्वारा भेजता है। कौन कौन? हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए आपको एक बात ध्यान रखनी है, इसीलिए अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा है बाबू? माइटोकॉन्ड्रिया को एक नाम दिया गया है, अर्धस्वायत्त अंग। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को अर्धस्वायत्त अंग कहा है, अर्धस्वायत्त अंग कहा है, अर्धस्वायत्त अंग कहा है, अर्धस्वायत्त अंग कहा है। किसने कहा है? अल्टमैन ने। किसको कहा है? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा है? अर्धस्वायत्त अंग। अर्धस्वायत्त अंग भी कहा जाता है, अल्टमैन के द्वारा कहा गया था। माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों कहा गया था? क्योंकि इनके अंदर स्वयं का डीएनए पाया जाता है और अपनी आनुवंशिकता को ये खुद के डीएनए के द्वारा ही क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। इसलिए इसको अल्टमैन ने क्या कहा था? अर्धस्वायत्त अंग कहा था। आई बात समझ में? बिल्कुल आई। तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आज हमने अंतःपर्दवीय जालिका के बारे में पढ़ लिया और आज हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ लिया। अगले पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं लवक और लाइसोसोम के बारे में, लवक और लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इस प्रकार से हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा कोशिका का। उसके बाद हम क्वेश्चन भी करने वाले हैं, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ठीक है। लगभग पिछले 15 सालों के क्वेश्चन हम करने वाले हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो मैं आपको बहुत बेहतर क्लास देने वाला हूं, बस आपका काम है अच्छे से पढ़ना, जबरदस्त तरीके से पढ़ना। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन को प्रेस करोगे और कमेंट जरूर करोगे आपको कैसा लगा वीडियो और आपने शेयर किया कि नहीं किया, ये बात भी आप कमेंट में बताओगे। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करोगे और वीडियो को शेयर जरूर करोगे, ठीक है। चलिए आज की इस क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। अगली क्लास में अच्छे से पढ़ने वाले हैं लवक और किसके बारे में? लाइसोसोम के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।